25 दिसंबर 2012 क्रिसमस का दिन, जब दुनिया भर में छुट्टियों की खुशी मनाई जा रही थी, म्यांमार में एक दुखद घटना घटी। एयर बगन फ्लाइट 011 जो योंगून से हेहो के लिए उड़ान भरने वाली थी, एक साधारण डोमेस्टिक फ्लाइट थी। इस विमान को मंडाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ईंधन भरने के लिए रुकना था, जहां कुछ यात्री उतरने वाले थे और कुछ नए यात्री सवार होने वाले थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक नियमित उड़ान कितनी जल्दी एक ट्रेजेडी में बदल जाएगी। अगर आपको एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन पसंद है, तो ये चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, पर हमारे लिए बहुत मदद का रहेगा। तो कहानी में वापस चलते हैं। योंगून, जो म्यांमार का सबसे बड़ा शहर है, अपने बीरबार बाजारों, पुरानी बिल्डिंग्स और द गोल्डन श्वेडेगॉन पगोड़ा के लिए जाना जाता है। इसके विपरीत हेहो एक छोटा सा शहर है और इनले झील तक पहुंचने का मुख्य मार्ग है, जो म्यांमार के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। कई लोग इस मार्ग से अपनी प्रियजनों से मिलने या क्षेत्र की सुंदरता का आनंद लेने के लिए यात्रा करते हैं। योंगून अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिन की शुरुआत हर दिन की तरह ही हुई, लेकिन माहौल छुट्टियों के उत्साह से भरा हुआ था। सुबह लगभग 5 या 5:30 बजे फ्लाइट 011 के लिए बोर्डिंग शुरू हुई। परिवार, पर्यटक और स्थानीय लोग लाइन में खड़े थे, अपनी यात्रा शुरू करने के लिए उत्साहित थे। विमान में पायलट इन कमांड पीआईसी फर्स्ट ऑफिसर एफओ, 4 केबिन क्रू और 65 यात्री सवार थे, कुल 71 लोग। इस उड़ान के लिए फर्स्ट ऑफिसर को पायलट फ्लाइंग के रूप में अपॉइंट किया गया था। यात्रियों में अधिकांश विदेशी थे, लेकिन उनकी एग्जैक्ट संख्या तो पता नहीं चल पाई है। एक रिपोर्ट के अनुसार यात्रियों में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक शामिल थे। बाकी यात्री बर्मीज थे। कप्तान और फर्स्ट फ्लाइट ऑफिसर की पहचान अधिकारियों द्वारा उजागर नहीं की गई। हालांकि जांच रिपोर्ट के अनुसार कप्तान एक अनुभवी 49 वर्षीय पायलट थे, जिसके पास कुल 5,937 उड़ान घंटे थे। वो पिछले 6 वर्षों से फोकर 100 विमान के कप्तान थे और फोकर 100 में उनके पास 2,547 घंटे का अनुभव था। वहीं फर्स्ट फ्लाइट ऑफिसर के पास कुल 849 उड़ान घंटे का अनुभव था, जिनमें से 486 घंटे केवल इस विमान में थे। विमान एक फोकर 100 था, जिसका लाइसेंस्ड XY-AGC के रूप में हुआ था। इसे 1991 में मैन्युफैक्चर किया गया था और दुर्घटना के समय ये 21 वर्ष पुराना था। ये विमान 2005 में ब्रिटिश मिडलैंड एयरवेज से एयर बगन को दिया गया था। इसने 32,584 उड़ान चक्र पूरे किए थे, जो इसके संचालन काल के दौरान कुछ ज्यादा ही उपयोग को दर्शाता है। इसने नवंबर 2012 में एक बड़ा रखरखाव जांच पास किया था और दुर्घटना से ठीक 2 दिन पहले इसकी आखिरी बार जांच की गई थी। सुबह 6 बजे तक सभी यात्री अपनी सीटों पर बैठ चुके थे और दरवाजे बंद कर दिए गए। कप्तान ने इंटरकॉम के माध्यम से सभी का स्वागत किया और उड़ान तथा मौसम के बारे में जानकारी साझा की। विमान के बाहर ग्राउंड क्रू ने ईंधन टैंक, लैंडिंग गियर और कार्गो की जांच पूरी की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ तैयार है। फिर इंजन चालू हुए। गड़गड़ाहट के साथ विमान धीरे धीरे रनवे की ओर बढ़ा, जिसे कंट्रोल टावर ने गाइड किया। विमान लगभग सुबह 6:03 बजे योंगून से रवाना हुआ और मंडले की ओर अपनी यात्रा शुरू की। जैसे ही विमान ने आसमान में उड़ान भरी, व्यस्त योंगून शहर का नजारा हरे भरे खेतों और घुमावदार नदियों में बदल गया। यात्री खिड़कियों से बाहर देखकर हैरान रह गए। स्थानीय यात्री उन स्थलों के बारे में बात कर रहे थे जो वो देख सकते थे और अपनी कहानियां साझा कर रहे थे, जिससे उत्साह और बढ़ गया। केबिन क्रू ने स्नैक और ड्रिंक बांटना शुरू कर दिया, जिससे सभी को उड़ान के दौरान आरामदायक महसूस हो। योंगून से मंडले तक की उड़ान का पहला भाग शांत और सुचारू रहा। यह लगभग 1 घंटे तक चला। यात्री किताबें पढ़ रहे थे, आपस में बात कर रहे थे या आराम कर रहे थे। क्रू एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के साथ संपर्क में थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ योजना के
अनुसार चल रहा है। मंडले में कुछ 60 यात्री विमान से उतरे और 40 नए यात्री सवार हुए। विमान में कुल 71 लोग सवार थे। इस चरण के लिए पहले अधिकारी को पायलट फ्लाइंग के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि कप्तान को रेडियो संचार का कार्य सौंपा गया। विमान में ईंधन भरा गया और कप्तान ने सिस्टम की एक त्वरित जांच की। सुबह 8:26 पर स्थानीय समय अनुसार ईंधन भरने और यात्रियों के सवार होने के बाद विमान ने फिर से उड़ान भरी, इस बार हेहो की ओर। इस यात्रा को केवल 30 मिनट का समय लेना था। दोनों हवाई अड्डों के बीच की दूरी 135.65 किलोमीटर है। मौसम थोड़ा धुंधला था, लेकिन कुछ असामान्य नहीं था। यात्री अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए उत्सुक थे, खासकर पर्यटक जो इनले झील देखने के लिए बेसब्र थे। लेकिन जैसे ही विमान अपनी उड़ान भर रहा था, पर्दे के पीछे से कुछ अप्रत्याशित हो रहा था, कुछ ऐसा जिसने इस साधारण उड़ान को साहस और दिल टूटने की कहानी में बदल दिया। उड़ान के लगभग 10 मिनट बाद पहली बार परेशानी के संकेत दिखाई दिए। विमान हल्का हिलने लगा। अधिकांश यात्रियों को लगा कि यह सामान्य टर्बुलेंस है, वही हल्का उड़ना जो कि हर उड़ानों में होता है। हालांकि इस बार यह हिलना रुका नहीं, इसके बजाय ये और तेज हो गया। जल्द ही विमान अस्थिर महसूस होने लगा और कुछ यात्रियों ने असमंजस और बेचैनी से उधर उधर देखना शुरू कर दिया। केबिन क्रू, जो ऐसी परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षित थे, पेशेवर और शांत बने रहे। उन्होंने सभी से अपनी सीटों पर बैठे रहने और सीट बेल्ट बांधे रखने को कहा। खिड़कियों के पास बैठे यात्रियों ने देखा कि बाहर का नजारा धुंधला होता जा रहा था। विमान के चारों ओर एक धुंध छा गई थी। यह सामान्य बादल नहीं था, यह भारी महसूस हो रहा था, जैसे हवा खुद विमान पर दबाव डाल रही हो। फिर भी कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। अधिकांश यात्री पायलटों पर भरोसा कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी। पायलट ने समस्या का कारण जानने की कोशिश की। कंट्रोल पैनल ने विमान की ऊंचाई और गति के बारे में जानकारी दिखाई। बाहर का मौसम अत्यधिक नहीं था, लेकिन उपकरणों ने संकेत दिया कि विमान अपेक्षाकृत तेजी से नीचे की ओर जा रहा था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए कप्तान ने समस्या की जानकारी देने के लिए हेहो में एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। हालांकि कम्युनिकेशन अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था, संभवतः आसपास के पहाड़ी क्षेत्र के कारण। स्पष्ट मार्गदर्शन की कमी ने क्रू की चुनौतियों को और बढ़ा दिया। जैसे ही विमान हेहो के करीब पहुंचा, पायलटों ने रनवे के साथ अलाइन होने की कोशिश की। लिमिटेड विजिबिलिटी के कारण विमान की स्थिति का जज करना मुश्किल हो रहा था। धुंध और घनी लगने लगी और ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम, एक अलार्म जो पायलटों को जमीन के बहुत करीब होने पर सतर्क करता है, अचानक सक्रिय हो गया। कॉकपिट में एक तेज बार बार बजने वाली आवाज गूंजने लगी, जो पायलटों को चेतावनी दे रही थी कि वो बहुत तेजी से नीचे उतर रहे हैं। स्थानीय समय अनुसार सुबह 8:53 पर रनवे से लगभग 1.3 किलोमीटर की दूरी पर विमान बिजली के तारों और पेड़ों से टकरा गया। पेड़ों से टकराने के दौरान बायां पंख अलग हो गया, जिससे कि ईंधन पाइप फट गया। मलबा और विमान का ईंधन एक गुजरती हुई मोटरसाइकिल से टकराया, जिस पर 2 लोग सवार थे। विमान ने इसके बाद टेलीफोन के तारों और बाणों से टकराते हुए सड़क पार करते हुए जमीन से टकरा गया। इसके तुरंत बाद उसमें आग लग गई। प्रथम अधिकारी ने मेडे की घोषणा की और आपातकालीन निकासी शुरू की। 8 आपातकालीन एग्जिट में से 2 का उपयोग नहीं किया जा सका, क्योंकि वो दोनों दाहिने पंख के ऊपर स्थित थे, जो आग की चपेट में था। केबिन के अंदर अफरा तफरी मच गई। केबिन धुएं से भर गया, जिससे देखना और सांस लेना मुश्किल हो गया। क्रू घायल होने के बावजूद तुरंत सक्रिय हो गए और यात्रियों को निकटतम एग्जिट की ओर मार्गदर्शन करने लगे। एयर होस्टेस खांग सू नाइंग, जो कि खुद घायल थीं, एक आपातकालीन एग्जिट खोलने में मदद की। पास के खेतों से दुर्घटना को देखने वाले स्थानीय ग्रामीण तुरंत मदद के लिए घटना स्थल पर पहुंचे। उपकरणों और नंगे हाथों का उपयोग करते हुए उन्होंने मलबे से यात्रियों को बाहर निकालने में सहायता की। हीहो फायर फाइटिंग सर्विसेज दुर्घटना स्थल पर लगभग 10 मिनट के भीतर पहुंच गई।
हालांकि दुर्घटना के स्थान के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बचाव कार में सहायता के लिए कम से कम 9 स्थानीय फायर फाइटिंग वाहन तैनात किए गए। स्थानीय पुलिस और नागरिकों ने भी विमान के यात्रियों को निकालने में भाग लिया। दुर्घटना में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें 2 चालक दल के सदस्य, 7 यात्री और जमीन पर एक व्यक्ति शामिल थे। इनमें से 8 को आगे के इलाज के लिए योंगून और 2 को बैंकॉक भेजा गया। अन्य घायलों को शानरॉज की राजधानी तोंगची में जांच के लिए ले जाया गया। कुल 61 लोगों को मामूली रूप से घायल या बिना कुछ हुए पाया गया। दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक यात्री और गुजरती मोटरसाइकिल का एक सवार शामिल था। हमने पहला झटका महसूस किया, फिर कुछ बड़े झटके और उसके बाद बहुत तेजी से फिसलने लगे। 31 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई विज्ञापन कार्यकारी अन्ना बॉट्स ने कहा, उनके बॉयफ्रेंड स्टुअर्ट बेसन ने इस लैंडिंग को रोलर कोस्टर की सवारी जैसा बताया। यह आश्चर्यजनक है कि चोटें अधिक गंभीर नहीं थीं, ये बहुत बुरा हो सकता था। 26 दिसंबर को बर्मी अधिकारियों ने म्यांमार दुर्घटना जांच ब्यूरो का गठन किया। इस टीम का नेतृत्व विभाग के उपनिदेशक यू विनस्वेटुन ने किया और इसमें 4 अन्य सदस्य शामिल थे। उसी दिन जांचकर्ताओं ने मलबे से विमान के उड़ान रिकॉर्डर बरामद करने में सफलता प्राप्त की। टीम ने प्रारंभ में इन रिकॉर्डर को विश्लेषण के लिए सिंगापुर भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन दोनों रिकॉर्डर की खराब स्थिति के कारण यह संभव नहीं हो सका। बाद में इन रिकॉर्डर को विश्लेषण के लिए ऑस्ट्रेलियाई परिवहन सुरक्षा ब्यूरो भेजा गया। प्रारंभिक बयानों में अधिकारियों ने सुझाव दिया कि कम दृश्यता के कारण पायलटों ने गलती से एक सड़क को हवाई अड्डे के रनवे के रूप में समझ लिया। उस समय विजिबिलिटी 3000 फीट से कम थी, इसलिए कप्तान को नियंत्रण में होना चाहिए था, न कि फर्स्ट ऑफिसर को। जब फ्लाइट 011 ने 530 फीट की मिनिमम डिस्टेंस एटीट्यूड MDA तक पहुंची, तो वो मिनिमम ऊंचाई है और चालक दल रनवे को अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। तब GPWS अलर्ट बज रहा था। यहां MDA का मतलब क्या है? MDA मिनिमम डिस्टेंस एटीट्यूड वो है जो मिनिमम ऊंचाई है जिस तक पायलट उड़ान के अंतिम चरण के दौरान उतरने की अनुमति देता है। MDA एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सुविधा है, विशेष रूप से कम विजिबिलिटी में। यह सुनिश्चित करता है कि पायलट अंतिम अवतरण के दौरान बाधाओं से पर्याप्त दूरी बनाए रखे। चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि चालक दल रनवे का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। एयरबैग स्टैंडर्ड अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूसर SOP ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि विमान खराब मौसम की स्थिति में हवाई अड्डे की मिनिमम डिसेंट एटीट्यूड को पार कर चुका हो तो लैंडिंग प्रक्रिया को तुरंत छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार चालक दल को छूटी हुई लैंडिंग प्रक्रिया का पालन करना चाहिए था। हालांकि चालक दल ने ऊंचाई होल्ड बटन दबाने का निर्णय लिया, जबकि वो जमीन से ऊपर लगभग 100 फीट ऊपर थे। चूंकि विमान छूटी हुई लैंडिंग के लिए पहले से बहुत नीचे था, वो पेड़ों से टकरा गया, जिससे बायां पंख अलग हो गया। अंतिम रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि दुर्घटना का मुख्य कारण चालक दल का यह निर्णय था कि उन्होंने 160 मीटर 530 फीट की मिनिमम डिसेंट एटीट्यूड से नीचे उतरने का फैसला किया, जबकि रनवे दिखाई नहीं दे रहा था। उस समय हेहो हवाई अड्डे पर अन्य विमानों की उपस्थिति के कारण लैंडिंग पूरी करने के लिए चालक दल पर बढ़ते दबाव का भी इसमें योगदान था। यह दुर्घटना पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका थी और इसने म्यांमार के विमानन क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया, जो लंबे समय से पुरानी अवसंरचना और सीमित संसाधनों से जूझ रहा था। बचने वालों के लिए उस दिन की यादें आज भी उन्हें सताती हैं। यह घटना सतर्कता, तैयारी और प्रतिकूल परिस्थितियों में मानव भावना की महत्व की याद दिलाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।